आज हम बात करेंगे लोकतंत्र में देश में जो सबसे बड़ी जो इसमें एक वक्त की खबर है कि किस तरीके से कई जगह पर स्कूल खुल गए हैं। इस शो में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके मुद्दे की आपसे जुड़ी हुई खबरों को दिखाएं और आज इस शो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो दो सबसे ज़रूरी खबरें हैं, जिसका सबसे पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूं। एक खबर जो होगी बच्चों किस तरह से स्कूल खुल रहे हैं, क्या तैयारी है, माँ बाप अभी कितने चिंतित हैं, इस बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे बिहार में एक ऐसी घटना हुई, एक मासूम पर पुलिस वालों की ऐसी ज्यादती हुई जिसको देखकर आप भी सिहर उठेंगे। ये दोनों खबरें लोकतंत्र में बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आज देश में कई जगह पर स्कूल खुले हैं, बच्चे उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में भी स्कूल खुले और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी बच्चे जो हैं वो अब स्कूल जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। करीब 1.5 साल के बाद बच्चे अपने स्कूल में वापस पहुंच रहे हैं और उसको लेकर एक एक करके आपको बताएंगे कि किस राज्य में क्या हाल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री जो हैं, चिकित्सा एजुकेशन मंत्री जो हैं, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग साहब के पास। विश्वास सारंग साहब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विश्वास सारंग साहब। भारत टाइम्स ऑन भारत पे आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज करीब 1.5 साल के बाद बच्चे वापस स्कूल में उन्होंने जाना शुरू करा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस किस तरीके की तैयारी करी है? सर आपका शायद जो वो अनम्यूट एक बार आपको करना पड़ेगा, जो आपका वीडियो है वो म्यूट पे है। अभी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। देखिए, हमने मध्य प्रदेश में क्रमबद्ध स्कूल की ओपनिंग की थी। पहले हमने जो बड़ी क्लासेस हैं उनका स्कूल शुरू किया था पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, और अब अभिभावकों की मांग पर, स्कूल संचालकों की मांग पर हमने लोअर क्लास को भी, नीचे की क्लासेस का भी शुरू किया है। पर उसके में जो सबसे बड़ा राइडर है कि स्कूल में बच्चे यदि आएंगे तो वो पेरेंट्स की सहमति से ही आएंगे। ये निर्णय पेरेंट्स को लेना है कि उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना। जहां पर क्लासेस लगेंगी उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि 50% कैपेसिटी पर ही क्लास का संचालन होगा। जितने स्टूडेंट हैं उससे 50% ही स्टूडेंट वहां पर उपस्थित रहेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, पूरा सैनिटाइजेशन क्लासेस में, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी पात्र वैक्सीन के लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हो, स्कूल का स्टाफ हो या फिर बच्चे हो, उनको पूरी तरह से वैक्सीन लगाई जाए, वैक्सीन के कवरेज में आए। ये सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का संचालन हो, शिक्षा बच्चों को मिल सके, परंतु उसके साथ साथ बच्चे संक्रमित भी ना हो, बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहें। यही हमारी पूरी प्लानिंग है और यही हमारी प्राथमिकता है। जैसा मैंने कहा, स्कूल का संचालन सुनिश्चित हो, अच्छे से पढ़ाई हो सके, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर संक्रमित ना हो। ये भी हमने ध्यान रखने के पूरे निर्देश दिए हैं। सारंग साहब, जैसे आपने बताया कि ये माता पिता के ऊपर होगा निर्भर कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, तो जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, बहुत स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी और उसके माध्यम से भी बच्चे पढ़ सकेंगे। कई जगह पर यह भी देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में थोड़ा असमंजस है। प्राइवेट स्कूल में क्या जिस तरीके से सरकारी स्कूल खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी खुलेंगे, उन्हें भी कुछ आदेश दिया गया है या उनकी भी मर्जी है वो स्कूल खोलना चाहें या ना खोलना चाहें? जैसा मैंने कहा कि पेरेंट्स की मांग और स्कूल संचालकों की मांग पर ही यह निर्णय लिया गया है। कई जगह पर यह भी देखा गया, जैसे स्कूल खुले, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, कई जगह पर स्कूलों में बच्चों के बाद वहां पर बच्चों के जो संक्रमण के केसेस हैं वो बढ़े हैं। उसको लेकर क्या सरकार किस तरीके की तैयारी कर रही है? आज पहला दिन रहा होगा, आपको कुछ फीडबैक आया होगा उसका? मैंने जैसा आपको निवेदन किया कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर संक्रमित ना हो, उस पर हम पूरी दृष्टि रखेंगे और डे टू डे मॉनिटरिंग के माध्यम से ही स्कूल का संचालन होगा। किसी स्कूल में अगर केसेस आते हैं तो क्या उसको तत्काल बंद किया जाएगा या फिर जो उस पर किस तरीके के निर्णय की कंटिजेंसी प्लान क्या है सर? नहीं, देखिए, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि डेली समीक्षा की जाएगी कि किसी भी स्कूल में संक्रमण ना फैले और पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए।
आप क्योंकि कई सारे अभिभावकों की आपसे बात कर रहे होंगे, किस तरीके का फीडबैक है? लोग चाहते हैं अपने बच्चों को भेजना या अभी भी थोड़ी हिचक है? तीसरी लहर की बात भी हो रही है। देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। कुछ पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि स्कूल खुलना चाहिए, बच्चों में पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है और थोड़ा जो मानसिक रूप से भी बच्चों को जिस प्रकार का स्कूल में जाने के बाद जो थोड़ा स्ट्रेंथन होते हैं मानसिक रूप से, एक थोड़ा सा आपस में मिलना जुलना, इस तरह की बातें होती, उसमें कमी आ रही थी। इसलिए कुछ अभिभावकों का तो मानना है कि स्कूल जरूर खुलना चाहिए, परंतु इससे इतर भी, इससे विपरीत भी कुछ लोगों की भावना है, इसीलिए दोनों तरह के ऑप्शन रखे गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की तैयारियां इस वक्त हो रही हैं और कैसे स्कूल खोले जा रहे हैं। ये बात थी मध्य प्रदेश की। हम और भी जगह से आपके लिए खबरें लेकर आएंगे, पर पहले एक बार आपको पूरे तरीके से देश भर में जिस तरीके से स्कूल खोले जा रहे हैं उसको लेकर दोनों तरह के तर्क आ रहे हैं कि क्या स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक स्कूल खुल रहे हैं, तैयारी उसमें दिखाई पड़ रही है, पर एक कहीं ना कहीं एक तरह की सावधानी के साथ स्कूल खुल रहे हैं। वेट एंड वॉच वाला जो मामला है वो अभी भी जारी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, पहले आप समझ लीजिए कि कहां कहां स्कूल खुल रहे हैं और क्या क्या तैयारियां करी हैं राज्य सरकारों ने। आज 1 सितंबर के दिन देश के कई राज्यों में स्कूल को खोल दिया गया है। दिल्ली, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक बंद स्कूल आज से खुल गए हैं। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि 1 सितंबर से क्लास 9 से 12 तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को खोल दिया जाएगा, लेकिन डीडीएमए ने स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। 50% छात्र छात्राओं को ही स्कूल में आने की अनुमति दी गई है। साथ ही स्कूलों में स्क्रीनिंग जरूरी किया गया है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि सैनिटाइजर और साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। स्कूल को पहले तो कहा जाएगा, हमने सबको एडवाइस किया है कि किस तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली ये सबकी सेफ्टी के लिए है, जो वहाँ टीचर्स हैं उनकी सेफ्टी भी है, बच्चे भी सेफ्टी हैं। स्कूल खुलने के लिए ज़रूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन हो, पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं और अगर कोई स्कूल फिर भी नहीं मानेगा तो फिर एक्शन भी होगा। दिल्ली में स्कूल खोलने के आदेश देने के साथ साथ कुछ ढील भी दी गई है। स्कूल प्रशासन अगर स्कूल नहीं खोलना चाहता तो ये फैसला उस स्कूल के ऊपर होगा। साथ ही जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं है। हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है कि स्कूल खोले जाएं या स्कूल में बच्चे आए ही। पेरेंट्स के ऊपर और टीचर्स के ऊपर है कि अगर टीचर्स कंफर्टेबल हैं और उनको लग रहा है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कंफर्टेबल है, उनको लग रहा है। दिल्ली के अलावा आज उत्तर प्रदेश में स्कूलों को खोल दिया गया। लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा के स्कूलों में बच्चे कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूलों में एंट्री ले रहे हैं। क्लास में मास्क पहनकर पढ़ाई हो रही है। करीब 1.25 साल बाद आए हैं और स्कूल खुला है। स्कूल खुलना भी जरूरी है, लेकिन अगर जरा सा भी कोविड बढ़ता है तो बच्चों को स्कूल तो बंद करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जो बाकी लोग इफेक्टेड होंगे वो अपनी फैमिली में जाएंगे, उन पर इफेक्ट करेंगे, तो उससे हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन की नौबत आ जाए। इसलिए सरकार को इस पर पैनी निगाह रखनी होगी। बच्चे काफ़ी महीनों के बाद स्कूल आना शुरू किए हैं। हमने सीनियर सेक्शन और जूनियर्स के लिए तो क्लास 6 से 12 तक के तो हमने 16 अगस्त से स्कूल खोले, बट आज क्लास 1 से 5 तक आ रहे हैं और हम बच्चों में हमने बहुत उत्साह देखा है और बच्चे काफ़ी खुश हैं स्कूल आने के लिए। और अभिभावक भी हम का कहना है कि बच्चे काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं स्कूल आने के लिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से बंद स्कूलों के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। बच्चे लंबे वक्त बाद स्कूल जाकर खुश दिखे और स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखना, मास्क लगाना, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करते रहना। ये आपके टीचर ने आपको बताया? जी। आप खुश हैं स्कूल खुल गए? जी। बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग कितने दिन बता रहे? सर 2 साल हो गए। आज स्कूल आके कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उत्तर भारत के अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु में भी आज स्कूल को खोलने के लिए फैसला लिया गया। तमिलनाडु में 9 से 12 तक की कक्षाएं खोली गई। तेलंगाना में भी सभी शैक्षणिक संस्थाओं को आज से फिर खोल दिया गया। Actually, it's okay, but according to health, it's not correct, right? Like, we can study afterwards too. I just prefer online for now, but if both are there, we will prefer offline.
देश के अलग अलग राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला तो ले लिया है, मगर कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में बच्चों को कोरोना ना फैले, इसके लिए स्कूलों को कोरोना नियमों का खास ख्याल रखना होगा। साथ ही राज्यों की सरकारों को भी स्कूल को सख्त निर्देश देकर नियमों का पालन कड़ाई से कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। सुबह दिल्ली में बारिश काफी थी, स्कूल जरूर खुले, किस तरीके का रिस्पांस रहा, इस सब मुद्दों पर मेरे सहयोगी पुलकित ने बात करी दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से। सुनिए। जो एक ट्वीट मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हम तैयार हैं, हाँ तैयार हैं हम, बाधाओं से आगे बढ़ने को, इतिहास नया गढ़ने को, देश का गौरव बनाने को, हाँ तैयार हैं हम। ये ट्वीट किया आपने पहले। तो आज की रिपोर्ट कितनी आ रही है, कितने बच्चे जा रहे हैं, क्या तैयारी? स्कूल पूरी तरह तैयार हैं, टीचर्स पूरी तरह तैयार हैं और सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रोटोकॉल कोविड को ध्यान में रखते हुए लगा के स्कूल खोले हैं। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ। लेकिन आज सुबह सुबह जब स्कूल खुलने की बारी आई तो थोड़ा बारिश रही, उसकी वजह से बच्चों के अंदर भी, क्योंकि लगभग 1.5 साल से बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए बीच में बुलाए गए पर क्लास अटेंड करने के लिए नहीं आए, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कम है अटेंडेंस, पर बच्चों में उत्साह बहुत था और हमारे टीचर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेके कि अब स्कूल खुल रहे हैं फाइनली, क्योंकि अल्टीमेटली वो करना चाहते हैं। मनीष जी, आपने बहुत रिसर्च किया, पहले भी बहुत सारे लोगों से सुझाव भी मांगे गए, कमेटी भी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट के बाद में ये खोले गए स्कूल। अभी के जो हालात हैं, क्योंकि देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसे देखकर कुछ चिंता? नहीं, चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कुछ भी ऊंच नीच होता है तो तुरंत बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अब खुल गए हैं तो हमें बंद करने में समय लगेगा। बंद करने में बस एक दिन का समय लगेगा कि अगर आज खुले हैं कल से बंद कर देंगे। अगर कहीं से भी कोई इस तरह की चिंता की बात आती है, पूरे देश में कहीं स्पाइक आता है, स्कूलों से इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो बंद भी किए जा सकते हैं। तो स्कूल खोलना, उसके लिए तैयारी चाहिए थी। बंद करना तो एक आदेश पे बंद हो सकते हैं, तो इसलिए हमें उसकी टेंशन नहीं है ज़्यादा। मनीष जी, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने पेरेंट्स से पूछा, ज़्यादा कंसर्न उन्हें नहीं मिले, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो स्कूल नहीं खोलेंगे। तो ऐसे स्कूलों के लिए क्या कुछ लोग तो तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन ऐसे स्कूलों के लिए क्या आदेश होगा? नहीं, हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है कि स्कूल खोले जाएं या स्कूल में बच्चे आए ही। पेरेंट्स के ऊपर और टीचर्स के ऊपर है कि अगर टीचर्स कंफर्टेबल हैं और उनको लग रहा है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कंफर्टेबल है, उनको लग रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना बच्चे, उनके पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा प्रेशर था कि भाई हमारे बच्चे 20 गज के, 40 गज के, 30 गज के प्लॉट में, एक घर में, तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल के घर में पिछले 1.5 साल से अटके हुए हैं और उनकी पढ़ाई की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं हैं उनके घरों में जितनी एक बड़े घरों में हो सकती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उनमें बहुत कौतूहल था कि जल्दी से स्कूल खुलें। प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत सारे पेरेंट्स मेरे ऊपर दबाव डालते रहे, मेरे को आके मिलते रहे कि साहब स्कूल खुलवा दीजिए, जो पढ़ाई हम बच्चों की चाह रहे थे वो नहीं हो रही है। और जब मैंने सुझाव मांगे उसमें भी 70% के करीब पेरेंट्स ने तो एकदम बोला कि खोल दीजिए, बहुत हो गया है। मनीष जी, बाकी क्लासेस का क्या होगा? क्योंकि सुझाव तो उनके लिए भी पॉजिटिव आए थे, लेकिन फैसला हुआ कि 9th से 12th तक खोले जाएंगे। ये प्रिकॉशंस को देखते हुए अभी किया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का हालांकि ये कहना था कि जितना छोटा बच्चा है उतना उसको कम रिस्क है। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने तो ये भी सुझाव दिया कि आप प्रयोग के तौर पर ही सही दिल्ली में कुछ प्राइमरी स्कूल भी खोलना शुरू कीजिए, पर अभी मन नहीं ठुका। और बाकी लोगों से भी जब एडमिनिस्ट्रेशन में बात हुई तो यही तय हुआ कि नहीं, अभी थोड़ा सा पहले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल खोलते हैं और उसके बाद डीडीएमए की मीटिंग में अगली में फैसला लेंगे इसके एक्सपीरियंस के बाद। ये जो डीडीएमए की बैठक होगी उसमें आप 8वीं और 7वीं 6ठी क्लास खोलने का पहले इसका एक्सपीरियंस देख लें। हम सोशल डिस्टेंसिंग को लेके बच्चों के अंदर किस तरह का है, बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है, पेरेंट्स का रिस्पॉन्स क्या है, इसके बाद में फिर अगली क्लासेस, नीचे की क्लासेस के बारे में फैसला लेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। कर्नाटका के कोलार में बच्चों को कोरोना पॉजिटिव कई बच्चे पाए गए हैं। ये केजीएफ कॉलेज में 32 स्टूडेंट्स हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सभी स्टूडेंट्स को, ये केरल से ये स्टूडेंट्स वापस आए थे और उसके बाद यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ऐसे समय में आ रही है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं पूरे देश में स्कूल खोलने की, जहां पर स्कूल एक तरफ खुल रहे हैं, बच्चे अभिभावक थोड़ी चिंता के साथ वापस तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो खबर है इससे काफी
ज्यादा जो है ये चिंता वाला विषय है। एक बहस जो चल रही है लगातार कि कैसे बच्चों का जीवन और उनका जो फ्यूचर है, जो उनका भविष्य है, उसको बैलेंस किया जाए, उसको लेकर एक बड़ी बहस जो छिड़ी हुई है। उसमें इस तरीके के जो केसेस हैं ये बहुत ज्यादा चिंता वाला विषय है। ये सारे स्टूडेंट्स जो थे वो केरल गए हुए थे। केरल में किस तरीके से आपने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार केसेस में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। वहां से ये लौटे थे। एक कॉलेज है KGF कॉलेज कोलार में, जहां पे अब 32 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो एक बार आपको फिर बताते हैं कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं पूरे देश में स्कूल खुलने की, वहीं कर्नाटक के कोलार में 32 स्टूडेंट्स जो हैं KGF कॉलेज के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स केरला गए हुए थे और वहां से वापस आए हैं और अभी जो टेस्ट हुआ है उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। मेरे सहयोगी दीपक बोपन्ना हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। दीपक, मैं आपसे समझना चाहता हूं अभी क्या स्थिति है, क्योंकि ना सिर्फ इस कॉलेज का अगर आप इंसिडेंट लें, ये बड़ा चिंता वाला विषय है। कर्नाटका में भी स्कूल खुल रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स अभी कहां पर हैं और अभी क्या सरकार फैसला ले रही है इसके ऊपर? दीपक, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या अभी सरकार फैसला ले रही है, 32 बच्चे जो पाए गए हैं पॉजिटिव, मुझे लगता है दीपक से हमारा संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे उनसे जुड़ के एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वहां पर हालात हैं, लेकिन यही एक बड़ी चिंता है। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी देता हूं कि खतरे जो हैं, जिसको एक दूसरा पक्ष जो है, जैसे आपने मिनिस्टर्स को सुना, वो बार बार यही बात कह रहे थे कि हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और चीजें जो हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी उसके हिसाब से हम चीजों को बदलते रहेंगे, उसके हिसाब से डिसीजन लेते रहेंगे। दीपक जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या अभी हालात हैं इन बच्चों के और क्या इसको लेकर कुछ चिंता बढ़ी है? कर्नाटका में स्कूल खुले हुए हैं ऑलरेडी। फिलहाल अभी 30 से अधिक स्टूडेंट्स पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं कोलार के एक नर्सिंग कॉलेज में। हमें ये देखना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स यहाँ आए थे वो ज्यादातर केरला से नर्सिंग स्टूडेंट्स कोलार के इस कॉलेज में आए थे और उस सबको RT-PCR करने को सरकार ने आदेश दिया था। अभी 30 से अधिक 32 इनफैक्ट टेस्ट हुए हैं और सरकार बोल रही है कि और 20 या 30 लोग पॉजिटिव टेस्ट हो सकते हैं। इसी कारण अभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी मैंडेटरी किया है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ बिजनेस के लिए या ट्रैवलर्स केरला से कर्नाटका आएंगे उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए इंतजाम किया जाएगा आने वाले दिनों में। ये बात हमारे हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अभी देखना चाहिए कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि RT-PCR मैंडेटरी नहीं हो सकता जिन्होंने 2 वैक्सीन लिया है, लेकिन इधर कर्नाटक की सरकार RT-PCR मैंडेट कर रही है और सिर्फ RT-PCR ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी होगा। तो कैसे रिएक्शन आएगा केरला से और दूसरे स्टेट से, ये देखना अभी बाकी है। बहुत ज़रूरी होगा ये देखना कि किस तरीके से आगे इस पूरे मामले को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी चिंता है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपको इस खबर से बाहर निकलने से पहले बताना चाहता हूं कि ये लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो उसमें 2 तरह के मत जैसे हैं वो सामने आते हैं। एक कि स्कूल खोल देने चाहिए, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, और दूसरा कि कितने खतरे हैं बच्चों को अगर आप स्कूल में भेजते हैं। तो ये आपको बताते हैं कोरोना के सभी नियमों का पालन करा पाना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। बच्चों को आप कैसे रोकेंगे कि वो एक दूसरे के साथ बैठे बात करें? कोई किसी का पेन पेंसिल अगर ले रहा है तो उसको आप कैसे रोक पाएंगे? बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं दी जा रही है, इसी वजह से कोरोना का जो खतरा है उनमें बढ़ा हुआ है। हम कई जगह पे अमेरिका में देख रहे हैं जहां पे वैक्सीनेशन इतनी ज्यादा हो चुकी, वहां पे जो अडल्ट्स हैं उनको भी दोबारा कोरोना हो रहा है। बच्चों को कोरोना के जो कैरियर हैं बच्चे बन सकते हैं, क्योंकि अगर 12 से 17 साल के बच्चे हैं, अगर उन्हें कोरोना हो जाए तो वो घर जाके और भी जो लोग हैं, जो उनके दादा दादी हैं, जो और माता पिता हैं, उनको भी संक्रमित कर सकते हैं। बच्चे स्कूल से घर पर कोरोना लेकर जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये खुद बच्चे घर वापस जाएंगे तो वहां पे भी अपने परिवार वालों को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये कुछ खतरे हैं जो कोरोना के काल में स्कूल खोलने के खतरे हैं, और इसको लेकर लगातार जो एक्टिविस्ट हैं, लगातार जो और डॉक्टर्स हैं, वो चेता भी रहे हैं, वो बता भी रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि दोनों तरह की बातें इसमें हैं, बच्चों का नुकसान भी हो रहा है और साथ ही साथ जैसे कि आपको बताएं कि अभी जब तक वैक्सीन उनको नहीं मिलती है
तब तक उनके लिए परेशानी और खतरा बना हुआ है। असमंजस की स्थिति है, आगे थोड़ा संभल के इसमें जरूर चलना होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं अपनी दूसरी बड़ी खबर पे। पटना में एक 14 साल के बच्चे पर जिस तरीके की आपको बेरहमी पुलिस ने दिखाई, वो शायद ही और कहीं पर आपको ऐसी खबर सुनने की मिले ही ना। एक बच्चा है जिसके पैरों पर जले के निशान हैं, और वो क्यों हैं? ये निशान उस बर्बरता के सबूत हैं जिसका आरोप, जो पुलिस के ऊपर जिसका आरोप लग रहा है। इस बच्चों के जो माँ बाप हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ पुलिस वाले उनकी दुकान पर चाय पीने आए और जब उनको चाय नहीं मिली तो गुस्से में उन्होंने गर्म पानी बच्चे के पैरों पर गिरा दिया। आपको पहले एक खबर दिखाते हैं और फिर इस पर और भी बात करेंगे। पटना में 14 साल का मासूम और उसके पैरों पर ये जले के निशान। ये निशान उस बर्बरता का सबूत है जिसका आरोप ये मासूम और उसके परिवार वाले पुलिस पर लगा रहे हैं। जले के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बीती रात पुलिस ने इसके साथ क्या किया। जले के निशान चीख चीख कर सवाल पूछ रहे हैं कि लोगों की रक्षा करने वाली पुलिस को आखिर अचानक क्या हो गया कि उसने एक मासूम की उम्र नहीं देखी और उसके ऊपर गर्म चाय उड़ेल दी। सबसे पहले खुद सुनिए कि पटना पुलिस की हैवानियत को लेकर 13 साल का ये मासूम क्या कह रहा है। रात को हम 10:30 के आसपास पुलिस वाला सब वहाँ चुपचाप गाड़ी लगा दिया और इधर आया और बोला दुकान बंद करने के लिए। तो हम लोग दुकान बंद कर ही दिए थे, मारने लगा। घटना बीती रात की है। पटना के हड़ताली मोड़ पर 5 पुलिस वाले चाय की दुकान बंद कराने पहुंचे। आरोप है कि दुकान बंद करवाने के नाम पर पुलिस वालों ने बच्चे के चाचा के साथ मारपीट की। इसके बाद पुलिस वालों ने चूल्हे पर रखी चाय के बर्तन को फेंक दिया। गर्म चाय अपनी दुकान पर बैठे बच्चे के पैर पर जा गिरी और उसके पैर पूरी तरह झुलस गए। सबसे पहले मेरे छोटे चाचा को मारा, उसके बाद हमको मारा, उसके बाद चाय पलट दिया, फिर मेरा पैर जल गया तो हम चिल्लाने लगे तो उधर से लोग आ गया, ऊपर से भी आ गया तो जिप्सी में बैठ के सब और भाग गए। पटना के 5 पुलिस वालों पर इस मासूम की हालत करने का आरोप लग रहा है। जो पुलिस लोगों को जुल्म से बचाती है, जिस पुलिस की ड्यूटी लोगों को सुरक्षा देना है, अगर वो ही जनता के साथ ऐसा काम करे तो फिर जनता को कौन बचाएगा। एक बच्चे का जला हुआ है और इसके परिजन लोग बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जो गर्म दूध जो गिराया गया है वो पुलिस वाले के द्वारा गिराया गया है। यह बात मेरे संज्ञान में आई है। मैंने एसएचओ को निर्देश दिया है, एसके-पुरी एसएचओ को, कि अभी जाकर तुरंत इस बात की पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि क्या यह इस तरह की कोई घटना पुलिस वाले के द्वारा की गई है, और अगर इस मामले में कोई भी सत्यता पाई जाएगी तो पुलिस वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना में हुई यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल यह कि बिहार की पुलिस इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। उसने एक मासूम की हालत कर दी। सवाल यह कि जांच के लिए डीसीपी की अध्यक्षता में टीम तो बना दी गई, लेकिन आरोपित पुलिस वालों को जांच पूरी होने तक थाने से क्यों नहीं हटाया गया। साकेत कुमार, टाइम्स नाउ, पटना। मैं जरूर शेयर उठाता जब मैंने खबर देखी कि इतनी बर्बरता को पुलिस वाले, जिनका काम है सुरक्षा देना लोगों को, कैसे कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको चाय नहीं मिली। साहब को चाय नहीं मिली तो जिसके ऊपर भी कुछ भी जो भी वो कर सकते हैं उन्होंने करके दिखा दिया। आपको एक ग्राफिक दिखाता हूं, और वो ग्राफिक दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार के राज में, सुशासन बाबू के राज में जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो कहते हैं कि बहुत सुधर गया है। बार बार याद दिलाते हैं आपको, देखिए कितना सुधर गया है। सीएम हाउस से, जो सीएम हाउस है उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यह चाय की दुकान थी जहां पर यह घटना हुई। सिर्फ 1 किलोमीटर। यानी कि जो पुलिस वाले थे उनको इस बात का डर ही नहीं था कि मुख्यमंत्री के घर के इतने पास हो और खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। इससे कई बड़े सवाल उठते हैं। सबसे पहली बात यह, ऐसे पुलिस वाले अभी तक बर्खास्त हुए क्यों नहीं है? कि ऐसे पुलिस की इतनी हिम्मत हुई कि पुलिस वाले गए और सिर्फ चाय ना मिलने पर उठा के गर्म दूध बच्चे के पैरों पर डाल दिया। उसके बाद सरकार बात कर रही है, एसएसपी बात कर रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई हुई है? ये 24 घंटे ज्यादा इस खबर को हो चुके हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई हमें तो कम से कम दिखाई नहीं दे रही। मैं अपने सहयोगी के पास चला जाता हूं, साकेत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। साकेत, कुछ कार्रवाई हुई है क्या? एसएसपी साहब बोल रहे थे कि हमारे को पता चला है और हमने बोला है एसएचओ को। क्या कार्रवाई हुई अब तक इन पुलिस वालों को? चिन्हित कर पाए कौन पुलिस वाले थे?
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारी फिर से बात हुई है एसपी से। उन्होंने अभी भी यही कहा है कि हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और जो डीएसपी को जिम्मेदारी दी गई है जांच की, वो अब रिपोर्ट उनके पास भेजेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन पिछले 24 घंटे बीत चुके इस घटना को, लेकिन अब तक चूंकि जो विक्टिम है वो लगातार ये बात कह रहा है कि एसके पुरी, जो श्री कृष्णा पुरी थाना है पटना का, वहाँ के पुलिसकर्मी थे जो रात में पहुँचे थे और उन्होंने इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया। खुलकर कहा जा रहा है, बावजूद इसके 24 घंटे समय लग रहे हैं इस पूरे जांच को कंप्लीट करने में। और सबसे बड़ी बात है कि ये घटना पटना की है। पटना से बाहर अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो मान सकते हैं कि उसको जांच करने में समय लग रहा हो या उस तरह का प्रेशर नहीं हो, लेकिन लगातार, और जिस तरह से टाइम्स नाउ नवभारत भी लगातार इस बात को लेकर जो प्रशासन है उससे सवाल पूछ रहा है कि आखिर जो दोषी पुलिसकर्मी है उस पर कब कार्रवाई होगी। क्योंकि ठीक है, अगर वो दुकान समय के बाद खोल कर रखता है तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए, उस पर फाइन कीजिए, उसका दुकान सील कीजिए, लेकिन ये अधिकार आखिर पुलिस को किसने दिया कि आप खौलती हुई चाय किसी बच्चे के शरीर पर फेंक देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं? ये अपने आप में सवाल है। और जहां पर कानून व्यवस्था लगातार बिहार में सवाल के निशान पे है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था लगातार यहां पर गड़बड़ा रही है, ऐसे में पुलिस जरूरी है कि उन अपराधियों को पकड़े, ना कि इस बच्चे पर जिस तरह से जुल्म किया गया है। अब तो वो अपराधी, अब तो साकेत वो अपराधी पुलिस की वर्दी में अपराधी हैं। ये सिर्फ मामला इस पे नहीं है कि उन पर डिसिप्लिन की कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से, अगर जैसे बच्चे के साथ उन्होंने बर्ताव किया, इनके ऊपर तो सेक्शन लगने चाहिए। वर्दी में तो उन्हें होने का कोई हक ही नहीं है, सस्पेंशन तो उनका होना ही चाहिए था। साथ ही साथ उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 24 घंटे से, पिछले एक दिन से लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं, जब से खबर आई है, और हम इस खबर को तब तक दिखाएंगे। साकेत रोज जाके एसपी से और वहां पे जो आला अधिकारी हैं उनसे रोज पूछेंगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे ही पुलिस वालों के हौसले बुलंद होते हैं, और ऐसे ही हौसले बुलंद होते हैं तो अभी तो सिर्फ दूध फेंका है एक बच्चे के ऊपर, आप सोच सकते हैं आगे जाके वो किस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमसे जुड़ने के लिए। ये जो घटना हुई है बिहार में, ये एक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सिम्टोमेटिक है कि पुलिस की वर्दी आते ही आपको शायद लगने लगता है कि आप कानून से ऊपर हैं। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, कानून का राज चलता है। आप वर्दी में भी हों, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको उसके लिए नतीजा भुगतना पड़ेगा। और हम टाइम्स नाउ भारत पर इसे मुहिम की तरह चलाएंगे जब तक इन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। से इस वक्त ऐसे हैं जो बारिश और बाढ़ का कोहराम झेल रहे हैं। हाहाकार मची हुई है कई जगह पर, और लोग बहुत सारी जगहों पर, उनका बिल्कुल जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। आज दिल्ली और एनसीआर में कैसे, जिस तरीके से बारिश हुई है, ऑरेंज अलर्ट मेट्रो डिपार्टमेंट ने, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने जारी किया था, उसको आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बाढ़ और बारिश की वजह से देश में कौन कौन से राज्य प्रभावित हैं और कैसा कैसा नुकसान उन राज्यों में हो रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस एलईडी स्क्रीन पर कि कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर ये बड़ा लेट मॉनसून है, मॉनसून का जो वापस जाने वाला समय है, 1 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, और इस तरह की भारी बारिश हो रही है। जो भारी बारिश से प्रभावित राज्य हैं, दिल्ली एनसीआर आप देख रहे हैं, लगातार यहां पर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त बारिश चल रही है कई जगह पर, वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बिहार, असम और झारखंड में बाढ़ से कई इलाके जो हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। बिहार में तो कई जगह पर से पिछले महीने भर से ज्यादा से बाढ़ की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। साथ ही साथ अब आपको बताते हैं, दिल्ली ले आते हैं आपको वापस। देश की राजधानी दिल्ली में और पूरे एनसीआर में, दिल्ली की क्या बात करें, गुड़गांव और नोएडा की भी अगर साथ में बात करें, तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि उसके बाद का जो नज़ारा था वो, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या यही वर्ल्ड क्लास कैपिटल है। ये जो आप तस्वीरें अपने पास सामने देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार से हैं। डूबे पड़े लोग दिख रहे हैं आपको। ये बाजार की जो सड़कें हैं ये इस समय नदी में तब्दील हो चुकी हैं। ठेले जो हैं वो बिल्कुल नाव का समझ लीजिए काम कर रहे हैं, और इतनी मुश्किल से लोग वहां पर किस तरीके से, और ये कुछ चंद घंटों की बारिश है, रात को बारिश शुरू हुई और इस बात में कोई दो राय नहीं है, बहुत जबरदस्त बारिश थी। जो सुबह की बारिश है उसके बीच में आज दिल्ली में त्राही त्राही जरूर दिखाई पड़ी। कई जगह पे ट्रैफिक जैम था, कई जो पुल थे, जो अंडरपासेस थे वो बंद कर दिए गए, गाड़ियां खराब हुई, और लोगों का जो हाल था सुबह बहुत बेहाल था। घंटों की मशक्कत के बाद मैं खुद आज ऑफिस पहुंच पाया हूं। दुकानों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया, कई जगह पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। दिल्ली का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल खोल दी गई। मतलब
ये बात तो समझ में आती है कि भारी बारिश हुई, लेकिन इतनी बारिश में दिल्ली का जो हाल हुआ और वो हर बार ही होता है। ये ऐसी कहानी है जो हम शायद बताते बताते थकते नहीं और आप देखते देखते थकते नहीं, क्योंकि दिल्ली में या बड़े शहरों में हमेशा यही जल जमाव का जो दिखता है। ये एक धौला कुआं की तस्वीर देख लीजिए अपने सामने। दिल्ली में धौला कुआं का जो इलाका है, एयरपोर्ट अगर आपको जाना होगा तो यहीं से आपको निकल के जाना होता है। एक गाड़ी फंसी हुई है और ये पूरा जो ओवरब्रिज है पूरा पानी पानी हो रखा है इस वक्त। इस समय शाम को भी दिल्ली में बारिश की चेतावनी है, तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश तो शुरू हो ही गई है, दिल्ली एनसीआर में थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द आप घर पहुंच सकें, क्योंकि बारिश का जो हाल है वो सच में दिल्ली में इस समय बेहाल करने वाला हाल है। आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कई जो लोग हैं आज अपने ऑफिस दफ्तर कई जगह पर पहुंच नहीं पाए। दिल्ली के जनपद इलाके में ये देखिए कि किस तरीके से लोग परेशान हुए। भारी बारिश की वजह से पेड़ टूट गया, जिसकी वजह से कई जो कारें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। ये एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं कि पेड़ के आगे आसपास जो कंक्रीट है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। लोग सुनते नहीं हैं, फिर इस तरीके की चीज़ें होती हैं और गाड़ियों का नुकसान होता है। अब आपको कुछ ये भी दिखा देते हैं कि कितना कहाँ नुकसान जो है हो रहा है इस बारिश की वजह से। सबसे पहले बिहार की अगर बात करें तो 3,61,397 एकड़ ज़मीन जो है उसकी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं बिहार में। 30 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। 40 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 15 से ज़्यादा जो इस तरीके के, अब असम की अगर हम बात करें, 15 से ज़्यादा जो ज़िले हैं वहाँ पर असम में प्रभावित हैं। यहाँ पर 17 ज़िलों में जो 3,63,000 लोग हैं वो प्रभावित हैं। 950 गांव में पूरी तरह से जलमग्न हैं और 30,333 हेक्टेयर से ज़्यादा जो ज़मीन है, जो फसलें हैं, वहाँ पर बर्बाद हो चुकी हैं। उत्तराखंड का भी हाल काफ़ी बुरा है। 2021 में 3,000 बार भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं अगर आपको उत्तराखंड से महाराष्ट्र ले चलूं तो वहां पर 1.5 लाख हेक्टेयर फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। कुल मिलाकर 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ की वजह से हुआ है। 230 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मेरे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक ताज़ा जानकारी आपको दे देते हैं कि कहां पर जो हालात हैं। मोहित, किस वक्त किस जगह पर हैं इस समय आप, और हालात क्या हैं दिल्ली में? बारिश तेज दोबारा शुरू हो गई है क्या? अंकित, इस वक्त जो हालात हैं दिल्ली के वो राहत देने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 घंटे के बीच में बारिश रुक गई है और अब जो पीक आवर्स हैं जिसमें लोग घर लौट रहे हैं तो अब आसानी से घर लौट पा रहे हैं, क्योंकि जो पानी खड़ा था जिन जगहों पे वहाँ से अब निकल चुका है, वहाँ से पानी रिस चुका है। तो अब लोगों को थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो अब खुल गया है। ट्रैफिक जाम की समस्या हमने दोपहर 2 बजे तक देखी थी, वैसी स्थिति अब देखने को नहीं मिल रही है दिल्ली में। अब चीज़ें रिलैक्स नज़र आ रही हैं। और अंकित, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई दिल्ली में बहुत हैरान करने वाली थी। एमसीडी के इलाके तो हमने देखे ही हैं कि वहाँ पे अक्सर पानी भरता है, लेकिन एनडीएमसी के जो एरिया है जिसको लुटियन दिल्ली कहते हैं, चाहे शांति पथ हो, अकबर रोड हो या इंडिया गेट के आसपास, इतना भारी ट्रैफिक जो पानी जो खड़ा था, जो पानी जल भराव हुआ है, वो देखने में बहुत हैरान करता है। क्योंकि एनडीएमसी जो अपने आप में प्रशासन है वो देश के टॉप जो प्रशासन है उसमें आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर दिल्ली के अंदर इस तरीके के पानी भर रहा है और खड़ा हो रहा है नहीं दिल्ली में, तो अपने आप में हैरान करने तस्वीरें हैं। और आज हैरान करने वाली तस्वीर दोबारा से मिंटो रोड मिंटो ब्रिज से आई, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। आज इसको फिर दोबारा बंद करना पड़ा था और ये वो जगह है जो अक्सर पानी में जल भराव में भर जाती है, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे दोबारा से पंप लगाया गया और यहाँ को आज दोबारा से खाली किया गया। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सुखद हैं, क्योंकि अब जो जगह जगह जो ट्रैफिक जो पानी भरा हुआ था वो पानी अब निकल चुका है और ट्रैफिक जो वो सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। जी अंकित। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए। कम से कम दिल्ली में फिलहाल थोड़ा सा ठीक ठाक ट्रैफिक चल रहा है, तो अगर लोग वापस जा रहे हैं ऑफिस से, अगर आप अपने घर जा रहे हैं, तो शायद अभी तो कुछ समय के लिए आपके लिए राहत है, लेकिन वो राहत सिर्फ दिल्ली में ही है। नोएडा में क्या हाल है उसके बारे में गौरव हमें बताएंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो गाजियाबाद के सिहानी गेट का जो इलाका है, वहां पर जबरदस्त बारिश के बाद करंट लगने से 5 लोगों की मौत भी हो गई। और दरअसल इस भारी बारिश के कारण पास के एक दुकान में करंट आ गया, जिसके कारण वहां पे आसपास से गुजर रहे जो बच्चे और महिला और पुरुष जो उसकी चपेट में आ गए। इस घटना में एक परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत ही ये इस तरह की जो घटना है दुखद घटना है। और बारिश का आपको एक बार दिखाते हैं वहाँ से जो हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है। पहले आपको
रिपोर्ट दिखाते हैं मोहित ओम की। ये वहां पर भी गए थे, इन्होंने वहां से एक रिपोर्ट फाइल करी है। उसके बाद गौरव के पास चलते हैं और समझेंगे नोएडा का क्या हाल है। आज सुबह दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राकेश मार्ग की गली नंबर 3 में करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं और एक बच्चे की मां है और एक शख्स है जो लोगों को बचाने के लिए आया था, वो भी करंट की चपेट में आ गया। इस वक्त हम मौके पे ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो गली है यहाँ पे अभी भी हल्का जल भराव है, लेकिन सुबह के वक्त जब बारिश तेज हो रही थी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो रखा था और उस पानी के अंदर अचानक से करंट आ गए। सामने दुकान है परचून की, यहाँ पे वो लोग सामान लेने के लिए आए थे। उसमें जो एक माँ बेटी हैं वो यहाँ पे थी, 2 अन्य बच्ची यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ थी वो यहाँ पे थी, जिनकी करंट लगने से अचानक वो यहाँ पे गिर पड़े। एक सामने जो मकान है उस मकान से एक युवक जिसका नाम लक्ष्मी कामत बताया जा रहा है, वो बच्चों को बचाने के लिए आया था और उसी दौरान वो भी उस करंट की चपेट में आ गया। इनको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारी और यूपी पुलिस ने यहां पे पहले लाइट काटने की व्यवस्था की और उसके बाद पूरे मामले की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि दुकान का शेड है, इसके ऊपर कोई एक तार थी वो इसके टच में थी, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फैला है। फिलहाल अभी पूरे मामले की जाँच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे हादसे की असली वजह क्या है। और बताया जा रहा है कि ये जो वो गली है यहाँ पर जब भी बारिश होती है पानी निकासी यहाँ से नहीं होती है, यहाँ पे पानी हमेशा ठहरता है। आप देख सकते हैं कि आसपास की गली जो है वो कच्ची हैं, यहाँ पे जल निकासी की कोई खास जगह बनाई नहीं गई है, जिस वजह से यहाँ पर हमेशा जल भराव की स्थिति पैदा होती है। और आज भी वही हुआ, जब सुबह बारिश हुई यहाँ पे जल भराव हुआ और उस पानी के अंदर अचानक से कहीं से करंट आया है और उस करंट की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल प्रशासन जो है पूरे मामले की जाँच कर रहा है, पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस हादसे की असली वजह क्या है। तो कुछ घंटे की बारिश के बाद आप देखिए किस तरीके के हालात हो गए हैं दिल्ली एनसीआर में। गौरव के पास लिए चलता हूं आपको। गौरव इस समय आईटीओ पर हैं और आईटीओ एक ऐसा चौक पॉइंट है दिल्ली का कि जब भी बारिश होती है तो वहां पर घंटों का लंबा जाम लग जाता है। गौरव, नोएडा में तो बारिश शुरू हो गई है, बाहर गए थे हम लोग अभी कुछ देर पहले, तो वहां पर बारिश की बूंदें सबको जरूर परेशान कर रही थी। दिल्ली में आप आईटीओ पर हैं, मुझे बताया गया है कि वहां पर अभी भी जल जमाव है। बिल्कुल, देखिए नोएडा के साथ दक्षिणी दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट है, लेकिन इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे तस्वीर में आपको पानी दिख रहा होगा और यहाँ पूरा आसपास का जो इलाका है, जो आईटीओ के तमाम दफ्तर हैं, वहाँ पर अभी भी पूरे रास्तों में अंदर पानी भरा और कई जगहों पर कई सारे ऑफिसेज में अभी भी पंप लगाकर वहाँ से पानी निकालने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ जो है ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। राजघाट से आईटीओ होते हुए और सराय काले खां वाला जो रोड है उस पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम इस वक्त दिखाई दे रहा है। अगर मैं कोशिश करूं दिखाने की तो सड़क की दूसरी तरफ जो राजघाट आईएसबीटी की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो पूरी इस तरीके से ये पूरा चौक ट्रैफिक है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो अंडरपास का काम वहां पर सराय काले खां के पहले प्रगति मैदान के पास चल रहा है, उसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरह की तेज भारी बारिश हुई है उसके बाद से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो लोगों को ट्रैफिक का सामना उन जगहों पर ज़्यादा करना पड़ रहा है जहां पर अमूमन शाम में ट्रैफिक होता था, लेकिन आज उन जगहों पर क्योंकि पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है और पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोशिश भी की जा रही कि मोटर और पंप लगाकर उस पानी को निकाला जाए, लेकिन वो जो प्रयास हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा पानी इस वक्त अभी भी कुछ जगहों पर जमा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आने वाले 2 घंटे में भी दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट दिया गया है। ऐसे में किस तरीके से सिविक एजेंसी जिसमें एनसीडी है या एनडीएमसी और इसके अलावा दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम करता है देखने वाला होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में जाम जो है देखने को मिल रहा है दिन भर आज जो बारिश और जल जमा हुआ उसकी वजह से। बिल्कुल, और इसका जो रिपल इफेक्ट है वो कई घंटों तक चलता ही रहता है। जो ट्रैफिक है वो जिस तरीके से भरा पड़ा है और एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट दिल्ली के लिए है, शाम को भी तेज बारिश हो सकती है, तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सुरक्षित और समय से अपने घर जरूर पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। इस वक्त छोटा सा एक ब्रेक लेना होगा मुझे।